ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 83। न ज्ञान न विज्ञान, फिर भी निर्बाध आदान प्रदान। 22 अगस्त सन 1964 की घटना है। सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी व्यापारी फ्रेड स्पेडलिंग अपनी मोटर कार से हैरी की ओर बढ़ रहे थे। हैरी वेस्ट इंडीज द्वीप समूह के एक टापू पर स्थित सुरम्य स्थान है। अटलांटिक महासागर के फरोपियन द्वीप हिस्पैनियोला के पश्चिमी स्थान पर उस स्थान में स्पेडलिंग प्रायः व्यापार के सिलसिले में आया जाया करते थे। उस दिन जब वे हैरी की ओर बढ़ रहे थे कि रास्ते में अचानक तूफान आ गया। तूफान भी ऐसा कि पहले कभी नहीं आया था। उस तूफान में करीब 150 व्यक्ति मर गए थे। स्पेडलिंग भी उस अंधड़ में फंस गए, फिर भी उन्होंने आगे चलने का निश्चय किया और किसी तरह होटल तक पहुंच जाने की बात सोचने लगे। अपने होटल तक पहुंचने के लिए वे नक्शे की सहायता से आगे बढ़ना चाह ही रहे थे कि उन्होंने सुनाई दिया, पीछे लौट जाओ, यह रास्ता खतरनाक है। आवाज बहुत समीप से आई थी। लगता था कोई कार की पिछली सीट पर बैठा था। स्पेडलिंग ने चौंक कर इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। उन्होंने समझा कोई भ्रम हुआ है। स्पेडलिंग ने अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि फिर वही आवाज सुनाई दी। वही शब्द तो थे, किंतु इस बार स्वर पहले की अपेक्षा ऊंचा था। स्पेडलिंग ने स्वर को पहचाना भी। वह आवाज उनकी पत्नी से बहुत मिलती जुलती थी। मिलती जुलती इसलिए कि उस समय श्रीमती स्पेडलिंग तो उस स्थान से हजारों मील दूर कनेक्टिकट (अमेरिका) में थी। स्पेडलिंग को फिर भी उस आवाज पर भरोसा न हुआ और वे बराबर आगे बढ़ते रहे। रह रह कर वह आवाज सुनाई देती। स्पेडलिंग चौंक जाते, सहम उठते और रुक कर थोड़ी देर विचार करने लगते, फिर आगे बढ़ जाते। यह आवाज कहाँ से आई? कौन आगे बढ़ने से रोक रहा है? पत्नी तो हजारों मील दूर है, फिर उसकी आवाज इतनी स्पष्ट कैसे सुनाई दे रही है? और उसे कैसे मालूम कि यहाँ अंधड़ आया हुआ है तथा मैं उसी में यात्रा कर रहा हूँ? आदि ऐसे प्रश्न थे जिन पर स्पेडलिंग जितना ही विचार करते उतना ही असमंजस बढ़ जाता था। रुकते रुकते वह कुछ घंटों में
समुद्र तट के पास बह रही एक नदी के पुल तक पहुंचे। वह पुल पार करने जा ही रहे थे कि अंधड़ तूफान में उफन रहे समुद्र ने अपनी एक तेज लहर फेंकी और उस लहर के दबाव से नदी पर बना पुल टूटकर ऐसे बहने लगा जैसे नदी में डूबता, खींचता, उतरता कहाँ चला गया यह पता तक न चला। अचानक यह दृश्य देखकर स्पैडलिंग कांप उठे। कुछ क्षण पहले ही यदि उन्होंने अपनी कार पुल पर बढ़ा दी होती तो निश्चय ही उनका भी कहीं पता नहीं चलता। पर यह रहस्य ही रहा। जबकि स्पैडलिंग को अपनी पत्नी की आवाज और चेतावनी कहाँ से तथा कैसे सुनाई दे रही थी। घर पहुंचने पर तो इसमें रहस्य का एक और अध्याय जुड़ गया। स्पैडलिंग जब घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी से इस घटना की चर्चा की। उनकी पत्नी ने बताया कि ठीक उसी रात को उसने सपना देखा कि उनके पति हैरी के जंगल में भयानक तूफान में फंस गए हैं। आगे गहरी नदी है, उसमें उसकी मोटर डूबने ही वाली है। इस दृश्य से वह बुरी तरह घबरा उठी और सोते सोते ही चीख उठी, फ्रेंड वापिस लौट जाओ। वह अपने पति को इसी नाम से पुकारती थी। खतरे से बचो, आगे खतरा है। यह एक रहस्य ही था कि हजारों मील दूरी पर रह रही श्रीमती फ्रेंड को उसी समय ऐसी अनुभूति कैसे हुई, जो न केवल भविष्य बताती थी वरन एक की स्थिति का दूसरे को तत्क्षण आभास भी देती थी। ब्रिटेन की रास्किक रिसर्च सोसाइटी ने श्री मायर्स की अध्यक्षता में ऐसी अनेक घटनाओं की जांच पड़ताल की है जिसमें मनुष्य की अंतर्निहित अतीन्द्रिय क्षमताओं का रहस्योद्घाटन होता है। जिन घटनाओं को मनुष्य के भीतर देव दानव का आवेश कहा जाता है, उनमें से कई घटनाएं भी इसी प्रकार की अतीन्द्रिय क्षमताओं से संबंध बताई गई हैं। उपरोक्त घटना से मिलती जुलती एक और घटना सैन फ्रांसिस्को की है। वहां का एक ट्रक ड्राइवर लुई फिशर अपनी पत्नी हैजल रैफ्टी से झगड़ा होने के कारण घर छोड़कर चला गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ने आवेश में आकर एक दूसरे से कभी न मिलने की कसम खा ली। इतना ही नहीं, उन्होंने वह शहर छोड़कर अन्यत्र चले जाने की बात भी कही ताकि वे फिर कभी एक दूसरे का मुख न देख सकें। इन दोनों में घनिष्ठ प्रेम था, इतना प्रेम कि दूसरे लोग उन्हें देखकर ईर्ष्या से जला करते थे। किसी बात पर उन्हें आवेश आ गया और गुस्से में वे चले गए, किंतु गुस्सा शांत होने पर वे अनुभव करने लगे
कि जरा से आवेश में आकर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया है जो नहीं उठाना चाहिए। वे सोचने लगे कि इतने समय से वे कितनी अच्छी तरह घनिष्ठ मित्रों की भांति रह रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दोनों का पश्चाताप बढ़ने लगा और वापस मिलने की बेचैनी भी होने लगी। इस बेचैनी को शांत करने के लिए वे ऐसा उपाय ढूंढने लगे कि साथी को ढूंढ सकें और अपनी गलती स्वीकार कर एक दूसरे से क्षमा मांग सके। लेकिन समस्या यह थी कि लुई हेजल को और हेजल लुई को कहाँ ढूंढे। दोनों में किसी को भी तो यह पता नहीं था कि उनका साथी कहाँ है। एक दिन सवेरे हेजल ने सुना कि लुई लॉस एजेंटा शहर में है। वह तुम्हारा इंतजार ग्रिफिथ की वेधशाला के पास बैठा कर रही हैं। हेजल, वहां तुरंत पहुंच जाओ। यह आवाज उसे सुनाई दी जैसे पास ही कोई रेडियो बज रहा हो और उससे वह सूचना प्रसारित हो रही हो। ठीक इसी प्रकार की आवाज लुई ने भी सुनी। ग्रिफिथ की वेधशाला में पहुंचो, वहां बैठी हेजल तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह आवाज सुनकर दोनों ही तत्काल दौड़ पड़े और नियत स्थान पर पहुंचते ही दोनों ने एक दूसरे को देखा, आंखों में झांका। वहां पश्चाताप के आंसू इस तरह भरे हुए थे कि पुतलियां किसी झील में तैरती सी प्रतीत हो रही थी। एक दूसरे को देखकर आंसुओं का यह बांध टूट गया और दोनों फूट फूट कर रोए। अब दोनों के लिए आश्चर्य का विषय यह था कि मिलन की पृष्ठभूमि बनाने वाला यह प्रसारण कहां से और कैसे हुआ। लुई को हेजल से मिलने और हेजल को लुई से मिलने के लिए यह अलग अलग शब्दावली कैसे प्रसारित हुई। अगर यह रेडियो प्रसारण था तो अनाउंस किसने किया। रेडियो स्टेशन पहुंचकर दोनों ने मालूम किया तो पता चला कि वहां से ऐसी कोई सूचना प्रसारित नहीं की गई। फिर भी लुई और हेजल ने यह शब्द सुने थे और इसी आधार पर दोनों एक दूसरे से मिले। जब ऐसी कोई सूचना रेडियो द्वारा प्रसारित नहीं की गई तो आश्चर्य का विषय था कि यह सूचना उनके कानों ने कैसे सुनी। परा मनोविज्ञान वेता इस घटना को सुनकर और विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अतीन्द्रिय चेतना ऐसा ताना बाना बुन सकती है जिसके कारण दो घनिष्ठ व्यक्तियों के विचार एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हों। अमेरिका के मनःशक्ति संस्थान के निर्देशक डॉक्टर ब्रुकेल्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में इस प्रकार की अतीन्द्रिय क्षमताएं विद्यमान हैं जिन्हें वह प्रयत्न पूर्वक जागृत कर सकता है। कभी कभी यह शक्तियां अनायास भी जागृत हो जाती हैं और व्यक्ति में ऐसी विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं जो आमतौर पर
हर किसी में नहीं दिखाई पड़ती। परामनोविज्ञान भी शोध, अन्वेषण और परीक्षणों के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मनुष्य की मानसिक शक्तियां इतनी सीमित नहीं हैं जितनी कि वह प्रतिदिन के कार्यकलापों में प्रयुक्त होती दिखाई देती हैं। इसका एक बहुत बड़ा अंश तो प्रसुप्त ही पड़ा रहता है और लोग उसका कोई उपयोग नहीं कर पाते। जिस प्रकार गढ़ा या गाढ़ा हुआ धन व्यक्ति के पास कितनी ही संपदा हो सकती है, पर कोई भी व्यक्ति अपनी सारी जमा पूंजी का उपयोग नहीं कर पाता, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपनी कुल जमा पूंजी मानसिक शक्ति का पूरा पूरा उपयोग नहीं कर पाता। उसके प्रसुप्त ही पड़े रहने का एक कारण यह भी है कि दैनंदिन जीवन में उनकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि यह आवश्यकता अनुभव की जाने लगे कि उनका जागरण होना चाहिए, तो ऐसी परिस्थितियां सहज ही विकसित होने लगती हैं, जिनसे व्यक्ति परोक्षानुभूति की उन विशेषताओं से संपन्न दिखाई पड़ता है जो चमत्कारी और अद्भुत कही जा सकती हैं। इस तथ्य को प्रमाणित करने वाली अगणित घटनाएं आए दिन मिलती रहती हैं और उनसे यह सिद्ध हो जाता है कि उस क्षमता को विकसित कर पाना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव है। इस तथ्य पर की गई खोजों ने परामनोविज्ञान को और अधिक गहन अन्वेषणों के लिए प्रेरित किया है तथा टेलीपैथी यानी कि विचार संप्रेषण, क्लैरवायंस यानी कि दुरानुभूति, प्रिकॉग्निशन यानी कि पूर्वाभास अब परामनोविज्ञान की स्वतंत्र धारा बन गई हैं। कुछ समय पूर्व तक इस तरह की बातों पर संदेह किया जाता था और उनकी यथार्थता अविश्वसनीय समझी जाती थी। ऐसी घटना को मात्र जादूगरी के अतिरिक्त कोई महत्व नहीं दिया जाता था, किंतु अब विज्ञान क्रमशः इन्हें ऐसे प्रामाणिक तथ्य मानता चला जा रहा है जिसकी खोज भौतिकी के अन्य क्रियाकलापों की तरह ही आवश्यक है। चेतना के संबंध में अभी तक जितनी जानकारी प्राप्त हो सकी है, उससे स्पष्ट हो चला है कि मनुष्य के बीच पड़ी हुई गोपनीयता की दीवार उठ सकती हैं और न केवल एक दूसरे की अंतःस्थिति को जाना जा सकता है, अपितु कार्यक या भौतिक उपकरणों का प्रयोग किए बिना भी दूरस्थ रहे व्यक्तियों से भावनात्मक आदान प्रदान संभव है। परामनोविज्ञान के अनुसार विश्व मानस (यूनिवर्सल माइंड) एक समग्र विचार सागर है और व्यक्ति के चेतना
उसकी अलग अलग लहरें हैं। ये लहरें अलग अलग दिखाई देने पर भी एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप में संबंध हैं। उस समग्र विचार सागर से ही व्यक्तिगत चेतना अनेक विधि चेतनाएं और स्फुरणाएं उपलब्ध करती हैं। अध्यात्म शास्त्र तो इस मान्यता को काफी पहले से प्रामाणिक और अनुभव सिद्ध मानता रहा है। उसके अनुसार समस्त प्राणी एक ही विराट चेतना का अस्तित्व हैं। काय कलेवर की दृष्टि से अलग दिखते हुए भी सभी प्राणी आत्मिक दृष्टि से एक ही हैं। व्यक्तिगत भौतिकता और स्वभावगत विभिन्नताएं एक दूसरे के विपरीत स्तर की दिखाई देने पर भी न केवल उनकी मूल प्रवृत्ति में साम्य है, वरन ऐसा पारस्परिक संबंध भी है जिसे पूर्णतया अलग कर पाना संभव नहीं हो सकता। अतीन्द्रिय क्षमताओं को प्रमाणित करने वाली घटनाएं इसी तथ्य को सिद्ध करती हैं। भविष्य में जब इनका रहस्योद्घाटन होगा तो मनुष्य की सत्ता के बारे में यह विश्वास पूर्वक सप्रमाण कहा जा सकेगा कि वह उतना ही नहीं है जितना कि शारीरिक और मानसिक क्षमता के आधार पर जाना समझा जाता है। पाठ 83 समाप्त।